ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता जनार्दन यानी कि जनता की आवाज वीआईपी न्यूज की खास मुहिम। और ब्रेक पर जब हम गए उस दौरान तमाम तरह की परेशानियों के बारे में जनता जनार्दन हमसे बात कर रही थी और ब्रेक के दौरान भी कुछ लोगों से मैंने बात की। आइए उनकी बात को एक बार फिर से सुनते हैं। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, दिल्ली में जिस तरह से लाइसेंस बनाए जाते हैं उसको लेकर एक व्यक्ति है हमारे बीच में, वो कुछ कहना चाहते हैं। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला सिद्दीकी। बताइए अब्दुल्ला साहब। सर मैडम, जब हम लोग लाइसेंस बनाने जाते हैं या तो वहाँ पर दलाल होते हैं, पैसा दे दो लाइसेंस बन गया। जो लाइसेंस को जो टेस्ट लेता है वो एक जगह खड़ा होके 4 लोगों से 6 लोगों से बोलेगा गाड़ी का चक्कर लगा के आ जाओ, चक्कर लगा के आ जाइए। ये लाइसेंस देने का रूल नहीं है। लाइसेंस का मतलब है कि आपको को बगल वाली सीट पर बैठना होता है। जब वही लाइसेंस होल्डर जब बाहर निकलता है तो ट्रैफिक का रूल बदतर होता है। ट्रैफिक में लोगों को देखिए कि आज दिल्ली में कितनी ट्रैफिकों का सामना करना पड़ता है। लोग लेन से नहीं चलते हैं, कहीं भी गाड़ी कहीं भी पार्क कर देते हैं या कहीं भी पार्क कर देते हैं। पार्किंग जोन बनाना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को। कोई मेट्रो सिटी, ये मेट्रो सिटी है ना कि कोई ऑर्डिनरी सिटी है। वाकई में एमसीडी की जिम्मेदारी है। जिस तरह से ठेके दिए जाते हैं और उसके बाद भुला किया जाता है, मनमाने तरीके से पैसा वसूल किया जाता है, लेकिन उसको लेकर जो व्यवस्था बनाई जानी चाहिए वो व्यवस्था नहीं बन पाती है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। बताइए आशीष, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने जो रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात किया, मैं मीडिया को रियली अप्रिशिएट करूंगा कि मीडिया भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आरक्षण की बजाय अगर काबिलियत को मौका दिया जाएगा तो वो बेहतर बात रहेगी। हालांकि जो पिछड़े लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले काबिलियत को मौका मिलना चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट यदि अभी भी सोचती है कि दे आर पुअर, डेफिनेटली ये जो गवर्नमेंट इतना सोचती है तो आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट एटलीस्ट कम से कम गरीब लोगों को सोचती है, लेकिन एटलीस्ट एक बार उसकी काबिलियत को सोचे ताकि देश आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही बात कही आपने। आप भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं? मैम, मैं बीटेक पास आउट हूँ, तो ये प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज जो होती हैं ये ऑफर करती हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी ये बोलती कुछ हैं, वहाँ पे पोस्ट कुछ निकलती है और काफी परेशानी हो रही है इस चक्कर में, और पैसे ज्यादा। आपने कभी कोई पैसे इस तरह से जमा कराए और आपके साथ धोखा हुआ? हाँ, मैंने पैसे जमा कराए थे, बट धोखा हुआ था मैम। वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि पैसे जमा कराए, फिर अगले दिन वो कंसल्टेंसी वहाँ से रही नहीं वहाँ पे मैम, तो अगले दिन मिलता नहीं है वहाँ पे कुछ। वाकई में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नौकरी के नाम पर आपसे पैसा ले लिया जाता है और उसके बाद जब आप पैसा जमा करा देते हैं उसके बाद चक्कर काटने पड़ते हैं और आखिर में एक दिन आपको ये पता चलता है कि वो कंपनी या जो भी एजेंसी थी वो वहां से गायब हो गई, वो फ्रॉड थी, और उसके बाद चक्कर काटते रहिए, आपके पास कोई भी जवाब उसका नहीं होता। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार। पंकज जी बताएं। किस बारे में बताना है? आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ मैम, आजकल सभी लोग ज्यादातर रोजगार से पीड़ित हैं। लोगों को रोजगार नहीं है। यहाँ पे लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई यानी पार्ट टाइम ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जो कोई भी गवर्नमेंट आ रही है वो आजकल लोगों का शोषण कर रही है। जॉब के नाम पे जीरो। मोदी जी कहते हैं कि अब 1 साल तक मैं कोई जॉब ही नहीं निकालूंगा। ये क्या तरीका हुआ? आप अपने मंत्रियों के खर्चे कम करें, आप अपने विदेशी दौरे कम करें, आप अपने कपड़े, आप हजारों जोड़ी कपड़े बनवा रखे हैं आपने, उनको कम करें, यानी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जी हाँ, वाकई में बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले मेड इन चाइना जो होता था। नाम क्या है आप? तेजेश्वर जी बताएं। पहले मेड इन चाइना जो नाम होता था वो डुप्लीकेट जाना जाता था, बट आजकल कंप्यूटर एसेसरीज जो है ईच एंड एवरी पार्ट मेड इन जापान, मेड इन चाइना ओनली। हमारा कब मेक इन इंडिया, कब ऐसे मेड इन चाइना जैसे होगा? आप क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? क्योंकि मेक इन इंडिया का नारा तो दे दिया गया है, वजह क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा? गांव में बैटरी का इंडस्ट्री हो या छोटा नट बोल्ट्स का इंडस्ट्री हो, जो भी हो, गांव वाले हमारा कैसे 8th स्टैंडर्ड पास किया हो या 9th स्टैंडर्ड पास किया, उसके बाद उसका आर्थिक संबल नहीं है, वो पढ़ नहीं पाया, बट वो कैसे आगे बढ़ के वो इंडस्ट्री में काम करेगा और वो सब चीजें हम इंडिया में बना सकेंगे। जी हाँ, वाकई में आपने बहुत बेहतरीन बात कही है। छोटे छोटे जो काम धंधे हैं उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उनके लिए पैसा दिया जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की बात लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, उस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर किसी के हाथ में रोजगार होगा, पैसा होगा, तो वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार उपाध्याय। बताइए ब्रजेश जी। मैं केवल हिंदुस्तान में पुलिस सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। एक्चुअली पूरा इंडिया जो है जिसमें आपके पुलिस
की ब्यूरोक्रेसी जो है सबसे गड़बड़ है। ऊपर से जो कुछ कहा जाता है उसका पालन न्यायपालिका तो करवाना चाहती है, पर कार्यपालिका जो कि पुलिस है वो नहीं करती। ऑर्डर पे ऑर्डर जाते रहते हैं और उसकी FIR भी होती है और उसकी रिसीविंग नहीं मिलती, आपको थानों से भगा भी दिया जाता है। और नॉर्मली पढ़ा लिखा आदमी तो अपना हक पा भी सकता है, पर नीचे वाला आदमी नहीं पा सकता। और ये मेरा सीधे मोदी जी से कहना है कि हिंदुस्तान की पुलिस इंडिया में सबसे भ्रष्ट है, और अगर किसी को कुछ जानना हो तो मेरे से जान सकता है। और दिल्ली की पुलिस के बारे में तो मैं बस हरिओम या आपके साथ कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस? मेरे साथ तो ऐसे एक्सपीरियंस इतने हो चुके हैं कि अगर मैं कागज दिखाना चाहूँ तो लोग भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये झूठ है कि सही है। और मैं PMO तक मैं जा चुका हूँ और पुलिस की ही शिकायत कर चुका हूँ। और यूपी की पुलिस तो ऐसी है कि इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इस पे मैं CBI जांच चाहता हूँ और मैंने PM में लेटर भी लिखे हैं, 1-2 लेटर नहीं। आपकी कोई सुनवाई हुई? मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इंडिया में जो पुलिस है सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, जितने हैं सब भ्रष्ट हैं। और पूरे सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी में पुलिस डिपार्टमेंट अगर इंडिया का सही हो जाए तो मैं कहता हूं इंडिया में कुछ भी नहीं गड़बड़ है, सिर्फ पुलिस गड़बड़ है। मोदी जी एकदम पुलिस गड़बड़ है, आप ध्यान दें, मेरा नहीं। 1 अरब 30 करोड़ लोग एकदम ठीक हो जाएंगे। मेरी समस्या मत सुने आप, मैं हो सकता है कि पुलिस के चक्कर में मर जाऊं, पर पुलिस सिस्टम को अगर आप ठीक करवा दें तो मैं मान लूंगा अच्छे दिन आ गए। अन्यथा मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन से कुछ नहीं होगा। पुलिस गड़बड़ है, सिर्फ पुलिस। वाकई में और महिलाओं के लिए पुलिस सबसे ज्यादा गड़बड़ है। जी हाँ, वाकई में आम जनता का दर्द आप समझ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बात उन्होंने कही है। अगर सिस्टम में सुधार करना है, अगर देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है तो ऐसे में कानूनों का पालन करवाना होगा। और कानूनों का पालन करवाने के लिए हमारे राजनेताओं को सख्त होना होगा, पुलिस को सही ढर्रे पर लाना होगा। क्योंकि कानून तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। आम जनता का दर्द अभी आपने सुना, आम जनता अपनी बात को किस प्रकार से कह रही थी। आम जनता ये समझ नहीं पा रही है कि अपनी परेशानी को लेकर वो जाए तो जाए कहां। तो केंद्र सरकार से ये अपील है, राज्य सरकारों से ये अपील है कि पुलिस प्रशासन को मुस्तैद बनाए, जनता की समस्याओं को वो सुने और जनता की समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान भी करे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैडम, एक्चुअली मैं उस पर कर रहा हूँ कि अथॉरिटी की उस पर, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे LDA हो, चाहे जैसी भी है। जब ये अथॉरिटी बनी थी तो किसानों को ये कह कर लिया गया थी ज़मीन कि हम आप इंडस्ट्री लगाएं कि आपके बच्चों को जॉब देंगे। उसके बाद ये अथॉरिटी ने दलाल का काम करके बिल्डरों को बेच दिया है। चाहे वो यादव सिंह हो, आज मैं कहता हूँ दावे के साथ कहता हूँ रामा रमन की भी आप अगर इंक्वायरी करें तो हमाम में सभी नंगे हैं। पैसे की कमाई की अगर बात की जाए तो हर राजनेता के ऊपर हम आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर राजनेता ऐसे देखने को मिलते हैं या ज्यादातर अधिकारी ऐसे देखने को मिलते हैं जो पैसों के लिए अपने जमीर तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तमाम ऐसे राजनेता जो कि देश का विकास चाहते हैं, उन्हें जनता की आवाज को सुनना होगा। क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और पब्लिक का चाबुक जब चलता है तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं। और चलिए इसी के साथ आज के लिए जनता जनार्दन में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले रविवार दोपहर को 1 बजे आप सभी से एक बार फिर से मुलाकात करेंगे और जनता की परेशानियों को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।